हेलो एवरीवन, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है ना, हम लोग एक एक करके और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू वन ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन एज ऑलवेज आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लेट अस रीड इट। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ aqueous solution of a non-electrolyte having osmotic pressure to atmosphere at 300 Kelvin temperature. Kf is given as 1.86 Kelvin per mole kg. This is the thing given in your question. Now let us see one by one. हम लोग सारी चीजों को देखते हैं क्या क्या given है क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज जो given है कि जो सॉल्यूशन है वो aqueous solution of क्या चीज का है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये चीज समझ में आ गई। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो डिसोसिएट नहीं होने वाला है, एसोसिएट नहीं होने वाला है, इसलिए मतलब इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इट्स एन आइडियल सॉल्यूशन। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, पाई की वैल्यू जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, 2 एटमॉस्फेयर। दिस इज गिवन टू अस। नाउ लेट अस सी पाई इक्वल्स टू क्या होता है, CRT फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। पाई की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर है, C हमें अननोन है, R की वैल्यू 0.0821 हो गई। टेम्परेचर इज गिवन एज, टेम्परेचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखिए टेम्परेचर हमें यस 300 केल्विन इज गिवन इन द क्वेश्चन। 300 केल्विन, दिस इज गिवन टू अस। नाउ ऑन दिस बेसिस अगर मैं यहां से सबसे पहले C निकालूं, C की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो देखो ये क्या हो जाएगा 150 एंड फ्रॉम हियर C विल कम आउट टू बी 1 divided by 0.0821 into 150। इसे जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 0.08। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 0.08। बट अगर आपको याद हो तो पाई इक्वल्स टू CRT में जो C है वो मोलार कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो दिस इज 0.08 मोलार। अब एक चीज समझो, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें देखो क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो उसके लिए पहले मेरे को डेल्टा TF निकालना होगा। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा TF, I into KF into M। here I will be 1 because ideal solution, तो it will be KF into M। M is molality, KF हमें नोन है, डेल्टा TF मुझे निकालना है। बट अब मोलालिटी मुझे पता करनी है, मोलालिटी गिवन है। अब ऐसे केस में देखो एक तो तरीका है हम लोग यूजिंग फॉर्मूला इंटर रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी निकाल ले, लेकिन उसके लिए भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। यहाँ पे मैं वो भी नहीं गिवन। ऐसे केस में ध्यान में रखना, जब भी मोलारिटी की वैल्यू कैपिटल M की वैल्यू बहुत छोटी हो, व्हेन कंसंट्रेशन इज वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, फॉर दैट केस व्हाट वी विल सी इज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। ये फंडा आपको यूज करना है। यहाँ पे तुम्हें मोलारिटी मिला है, उसी को एज अ मोलारिटी की तरह हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इधर से देखो क्या मिल जाएगा, डेल्टा TF। अब डेल्टा TF को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट विल बी इक्वल्स टू KF। KF इज 1.86 into 0.08, दैट इज मोलारिटी। इधर से देखो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। वो क्या आ जाएगा, लेट अस सी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में देखें तो वो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। 273 केल्विन माइनस दिस वैल्यू। इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें सॉल्व करके जो वैल्यू मिलती है वो आती है 0.1488। दिस यू कैन डू ऑन योर ओन। ये चीज का जो हमें आंसर मिलेगा फाइनली वो मिल जाएगा 272.8512 Kelvin। So this is the freezing point of your solution। समझ में आया चीज। इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोग ने, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था उसके बीच में मैंने कंसंट्रेशन निकाला। बट इंपॉर्टेंट थिंग हियर वाज, लोग यहीं रुक जाते हैं कि यार कंसंट्रेशन तो मोलारिटी में आया, इधर हमें मोलालिटी में चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। फॉर वैल्यू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी पक्का दी होगी ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सको मोलारिटी को मोलालिटी में, एंड फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सको। सो ना पॉसिबिलिटीज को देखा करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या आपने एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी से दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं आता तो मोलारिटी निकलेगी, मोलारिटी से फिर मोलालिटी के लिए डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी सॉल्यूशन की। आगे बात समझ में। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज अगर आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन के साथ में आपके और 4-5 टाइप के क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे।
So always focus on what are the things given and what can be the variations that can be done in this question. Alright, so हमारा पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है. Alright, let us move towards next question. Second question आपकी स्क्रीन पे आ गया. Let us read it out. Pure benzene boiled at 80 degrees Celsius. Boiling point of a solution containing 1 gram of substance dissolved in 83.4 gram of benzene. 1 gram solute है हमारा और solvent that is benzene कितना है 83.4 gram. is 80.175 डिग्री सेल्सियस. ये हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस. ये क्वेश्चन का डेटा है. इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 90 कैलोरी पर ग्राम फुल स्टॉप कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड. फटाफट हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है. वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दैट इज हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मैं लिख सकता हूं यहां पे आई कैन से दैट दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट that is equals to 80 degree Celsius. Similarly, boiling point of solution भी हमें क्वेश्चन में given है that is 80.175 degree Celsius. Latent heat of vaporization of benzene is equals to कितने given है हमें 90 कैलोरी पर ग्राम. इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में हमें गिवन हो यस वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया W2 की वैल्यू कितनी हो गई हमें गिवन है 1 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू अस 83.4 ग्राम. These are the things given to us. हमें फाइनली निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आवर सॉल्यूट. लेट अस सी हम लोग ये कैसे करेंगे. एक बार क्विकली यहाँ पे देखें अगर हम लोग जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा से सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आ जाएगी. देखो मुझे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दिया हुआ डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है I into KB into M. ठीक है. अब डेल्टा टीबी इक्वल्स टू I into KB into M है तो I तो हमारा 1 हो गया हमारा बिकॉज गिवन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है. ठीक है तो I की वैल्यू 1 हो गई. सो हमारा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो गया KB into M. तो मुझे क्या पता करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. वो मेरे मोलालिटी के टर्म में आ जाएगा. मतलब मुझे केबी की वैल्यू चाहिए और गिवन क्वेश्चन में केबी की वैल्यू नहीं गिवन. एक चीज तो ये हो सकता है कि आप केबी की वैल्यू आपको याद हो बेंजीन की. दूसरा आप कैसे कर सकते हो बिकॉज हमें हिंट में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है. इसका मतलब हम लोग याद करो एक हमारा फॉर्मूला था केबी निकालने का फॉर द सॉल्वेंट डायरेक्ट फॉर्मूला. वो हम लोग यूज करके पहले केबी निकाल लेंगे एंड फिर उसको यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. कैसे करेंगे लेट अस क्विकली राइट डाउन द फॉर्मूला जो हमें याद है. केबी इक्वल्स टू आर इनटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. याद आया ये वाला फॉर्मूला. बस इसके अंदर वैल्यूज हमें क्या करनी है रख देनी है. वी विल कीप द वैल्यूज. वैल्यूज क्या हो जाएगी देखो. अब यहाँ पे आर की वैल्यू देखो. सबसे पहले हम लोग को देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर. हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता है, हमें टीबी की वैल्यू पता है, हमें क्या चाहिए आर. आर हमें पता है. आर कैसे पता है बताओ. यूनिट हमारा देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूनिट किसमें है कैलोरी में है. कैलोरी के यूनिट में आर की वैल्यू क्या होती है 2 इनटू टीबी कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में. टीबी इज गिवन एज देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 80 डिग्री सेल्सियस. 80 मतलब 273 प्लस 80 करोगे तो कितना हो जाएगा 353 केल्विन स्क्वायर. नीचे 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी के टर्म में अगर लिख दो तो हो जाएगी 90. आ रही बात समझ में. इसे आप सॉल्व करोगे you will solve this whole thing and you will get your value of kb. value of kb यहां से आ जा रहा है 2.76. ये क्या आ गया kb आ गया. अब इस kb की मदद से हम लोग बाकी का पार्ट कर लेंगे. कैसे कर लेंगे देखो डेल्टा tb अपने को मालूम है kb into m है. जहां पे m क्या होता है उसको भी अगर मैं सही से लिख दूं तो वो हो जाएगा W2 अपॉन M2 into W1 और यहाँ पे 1000 बस वेट दोनों ग्राम में ले लिए सामान लिए. तो डेल्टा टीबी की वैल्यू देखो क्या हो गई 0.175 इज इक्वल्स टू केबी की वैल्यू कितनी हो गई देखो 2.76 अभी हमने निकाली है इनटू W2 1 ग्राम है डिवाइडेड बाय M2 ये हमें निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग. और यहाँ पे ऊपर 1000 है और नीचे W1 की वैल्यू 83.4 ग्राम है. फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ M2. ये तुम्हें क्या मिल जाएगा M2 मिल जाएगा. M2 की वैल्यू व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द वैल्यू एज 190 ग्राम आ रही है. समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पूरा. तो हमारा अननोन सॉल्यूट था उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला 190 ग्राम.
हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया था सॉल्यूट कौन सा है, इसलिए हमने मॉलिक्यूलर वेट जो है इस प्रोसीजर से प्रेडिक्ट कर लिया। सो ये जो न्यूमेरिकल है एक तरीके से, ये जो प्रोसेस है ये आपको गिवन एक अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट प्रेडिक्ट करने के भी काम में आ जाता है। समझ में आ गई ये प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन? ऑलराइट, सो दिस वाज इट। सो लेट अस सी अवर थर्ड न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। लेट अस सी 75.2 ग्राम ऑफ फिनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट of Kf equals to 14 Kelvin per molal. If depression in freezing point is 7 Kelvin, calculate percentage of phenol that dimerizes. क्वेश्चन में बता दिया गया है कि फिनॉल डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज हो रहा है मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। याद करो वो फॉर्मूला में। लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर लिख लो ध्यान से। W2 इज इक्वल्स टू कितना है 75.2 ग्राम। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg गिवन है, इसको ग्राम में लिखें तो 1000 ग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें डिप्रेशन रेट, हमें Kf की वैल्यू भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। Kf इज इक्वल्स टू 14 केल्विन पर मोलाल। आप पर मोलाल भी लिख सकते हो, और अगर आपको लिखना है kg पर मोल, वो भी एक ही बात हो गई इसकी जगह, ठीक है ना। तो यूनिट से घबराना नहीं है, कौन सा नया यूनिट आ गया, नया यूनिट नहीं है, वही यूनिट है, बस इसको पर मोलाल में लिख दिया है। अनदर थिंग इज हमें क्या गिवन है, देखो डेल्टा टीएफ की वैल्यू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 7 केल्विन, काफी ज्यादा देखो डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फिनॉल दैट इज डाइमराइजिंग। ये क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी, अब इसके आगे हमें करना है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, देखो सबसे पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर, हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ फिनॉल दैट इज डाइमराइजिंग। परसेंटेज मतलब मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए मुझे क्या चाहिएगा, आई चाहिएगा। आई के लिए देखो मुझे क्या है फॉर्मूला, देखो डेल्टा टी एफ मुझे पता है इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम होगा, और बाकी चीजें क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो यहाँ से आई मिल जाएगा। लेट अस सी, लेट अस पुट दोस वैल्यूज जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, लेट अस सी। सबसे पहले डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 7 इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो क्वेश्चन में 14 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट देखो कितना गिवन है क्वेश्चन में 75.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है हमारा, फिनॉल। फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टोटल जितने भी है वो मिला के आपका आएगा 94 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना होता है तो 1 kg ले लें हम डायरेक्टली यहाँ पे, और ग्राम्स में लोगे अगर 1000 तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक ही बात, तो हमने डायरेक्टली 1 kg ले लिया। इससे जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें सॉल्व करने पे आई की जो वैल्यू मिलती है इधर से वो मिलती है 0.625। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज मैं आपको बताता हूँ। जनरली आप हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जिस क्वेश्चन में भी डिसोसिएशन हो रहा होता है, जहां पे भी डिसोसिएशन हो रहा था वहां पे आई की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होती है, एंड एसोसिएशन वाले केस में हमेशा आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। आई की वैल्यू एसोसिएशन के अंदर हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1, एंड फॉर डिसोसिएशन इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1, बिकॉज कई बार ऑप्शन हमेशा मान लो क्वेश्चन में आई की वैल्यू ही पूछी है सिर्फ, और ऑप्शंस में देखोगे क्वेश्चन डिसोसिएशन का ये पक्का है, और ऑप्शन में 3 वैल्यू आई की लेस देन 1 दी हुई है और बाकी एक ही वैल्यू है मोर देन 1 दी। क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे भाई, बिकॉज डिसोसिएशन के लिए आई हमेशा मोर देन 1 ही होता है, एंड एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो जस्ट एज अ कांसेप्ट की तरह इसको ध्यान में रखना। अभी अगली चीज, आई तो निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है भाई, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा अगर हम लोग देखें, याद करो फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन क्या था, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। याद आया है फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन। ये अल्फा तुम्हें निकालना है, 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.625 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय एन। एन क्या आ जाएगा 2, बिकॉज डाइमराइजेशन हो रहा है फिनॉल का। सो दिस विल कम आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा देखो 0.375 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 0.5। सो व्हाट विल दिस वैल्यू बी कमिंग आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.35 का डबल जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है 0.7 हो जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा 0.75। अल्फा की वैल्यू 0.75 आ गई, मतलब परसेंटेज एसोसिएशन जो हमारा ये अल्फा है, परसेंटेज एसोसिएशन जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 75%।
समझ में आती है? लेट अस रीचेक द आंसर। 75% आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन में क्या किया, सिंपल सा आई निकाला, आई की वैल्यू की यूज करके अल्फा परसेंटेज एसोसिएशन निकाल लिया हमने यहाँ पे क्वेश्चन में। एक और चीज, क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन होता कि एसोसिएशन हो रहा है तो भी हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकालेंगे, लेस देन 1 आ रही है मतलब मान लेना एसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में दिया हुआ ही था कि डाइमराइजेशन हो रहा है, तो वो अपने आप क्लियर हो गया कि एसोसिएशन वाला फंडा लगाना है। समझ में आ गई? हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब हमारे अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सब बड़े आसान लग रहे हैं, सब चीजें ऐसी लग रही है कि सर वाह कितना आसानी से हो जा रहा है, ये तो एंट्रेंस में आगे क्वेश्चन तो मजे लग जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा ना, आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है, वो आईआईटी जेईई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल लगता है करते वक्त, अभी सॉल्व करते वक्त, लेकिन एग्जाम कंडीशंस में क्या आप उस चीज को सही से क्लिक करते हो, क्या आप उस चीज को बिना सिली मिस्टेक्स करते हो, वो सारी चीजें मैटर करती है। मैटर सिर्फ ये नहीं करेगा अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सिर्फ आपका उस टाइम उस क्वेश्चन को करने का जो नजरिया है, आपका जो एटीट्यूड है वो क्वेश्चन को करने का, वो कैसा है वो मैटर करेगा। सो प्लीज क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त बड़ी सिंसियरली, एग्जामिनेशन में आप सॉल्व कर रहे हो वैसे ही सॉल्व करना है, माहौल वैसा ही बना के करना है, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि आपके उस प्रेशर में वो क्वेश्चन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? और मेरे साथ सॉल्व करके तो वैसे भी और मजा आता है, आपको आसान लगते हैं चीजें, लेकिन आपको ये बता दूं एग्जाम में ये चीजें एज इट इज इतनी आसान नहीं दिखती है उन लोगों को जो लोग शुरुआत से ही एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके स्टडीज नहीं करते। एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके स्टडीज करना मतलब एक फिक्स टाइम लिमिट में फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करो, बिना सॉल्यूशंस देखे, सॉल्व करने के बाद में चेक करो कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है ना? जस्ट लाइक टेस्ट, आप नॉर्मल प्रैक्टिस भी जस्ट लाइक टेस्ट दिया करो, तब जाके आपको क्या है एक्चुअल फील आएगी क्वेश्चन सॉल्विंग की। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो स्क्रीन पे आ गया आपका वो भी शुरू करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, 2 चैप्टर की मिक्सिंग है। जब 2 चैप्टर की मिक्सिंग हो जाती है ना किसी क्वेश्चन के अंदर, वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? एंट्रेंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के अंदर। ये वैसा ही एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लीज रीड इट आउट। देखो, पीटी प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, PtCl4.6H2O कैन एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। हमें उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा वो नहीं दिखाया गया है, बस कंपाउंड का ये बता दिया उसमें कितने प्लेटिनम है, कितना क्लोरीन है, कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, और एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। And 1 molar of this salt has a delta TF is equals to 3.72. Delta TF की वैल्यू दी हुई है, मोलालिटी गिवन है। Assume 100% ionization of the salt, then the correct representation of the salt. Salt का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग गिवन डेटा पहले लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें गिवन ये है कि भाई PtCl4.6H2 इस तरीके का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, हमें एक्चुअल फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है। डेल्टा TF की वैल्यू हमें गिवन है एज 3.72, हमें मोलालिटी भी गिवन है एज 1 मोलार। सही बात है ना? इसके अलावा हमें कुछ गिवन है नहीं गिवन। 100% कहा गया आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू भी क्या हो गई 1। इतना हमें गिवन है क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अहेड। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा। कॉम्प्लेक्स साइंस में याद करो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, 2 चीजें मैंने बात करी थी आपसे। क्या बात करी थी जस्ट एक बार फिर से यहाँ पे रिमाइंडर दे देता हूँ मैं, ठीक है आपको साइड में इस तरीके से, यहीं पे हम लोग रिमाइंडर ले लेते हैं। याद करो एक कॉम्प्लेक्स है, मान लो इस बार मैं ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, K4FeCN6। ये हमारा मान लो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की खासियत क्या होती है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इस चीज को आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। याद आया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में जो होता है, जब तुम इसे पानी में अगर इस चीज को डिसॉल्व करोगे सॉल्ट को, तो क्या हो जाएगा, जब ये आयनाइज होगा क्या बनाएगा, 4K+ बनाएगा एंड FeCN6-4 ऐसा सॉल्ट बनाएगा। फर्दर ये चीज जो है आगे इस तरीके से, अगर मान लो मैं पूछूं कि क्या ये ऐसा बनेगा, Fe+2 + 6Cn-, क्या ये चीज बनेगी? ये चीज बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी फर्दर आयनाइज होता नहीं है।
तो अगर मैं पूछूं कि ये गिवन सॉल्ट के कितने आयंस बनेंगे आयनाइजेशन करने पे, 100% आयनाइजेशन करने पे 5 आयंस बनेंगे, 4 K+ के और 1 ही आयन। ये चीज समझ में पहले आनी चाहिए हमें। अब इसके फर्दर हम लोग चीजें इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मुझे प्रेडिक्ट करना है इसका भाई कितना क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए मुझे क्या प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, कितने आयनाइज होंगे, कितने आयंस बनेंगे, कितने आयंस बनेंगे मतलब n की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। n की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए आप अल्फा और i के बीच वाला जो रिलेशन है उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा गिवन है, सिर्फ i चाहिए। अब i तुम यहाँ से गिवन डेटा से ढूंढ लो। क्वेश्चन में कैसे जाना है पीछे से, समझ में आया? जो चीज चाहिए उससे तुम्हारी गिवन चीजों तक पहले मैं पहुंचा कि भाई मुझे चाहिए कि फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, कितने आयंस बनेंगे, कितने आयंस बनेंगे, मुझे n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कहाँ पे मिलती है मुझे, i और अल्फा वाले फॉर्मूला में। i और अल्फा में अल्फा गिवन है मतलब सिर्फ i ढूंढना है, क्वेश्चन हो जाएगा। लेट अस सी i कैसे ढूंढते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू i इंटू KF इंटू m होता है बेटा, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। डेल्टा TF की वैल्यू देखो कितनी गिवन है 3.72 विल बी इक्वल्स टू i इंटू KF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है बिकॉज 1.86 होगी क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी हमारा सॉल्वेंट है। इंटू m मोलारिटी कितनी गिवन है 1। हमारा यहाँ से देखो i विल बी इक्वल्स टू 3.72 डिवाइडेड बाय 1.86, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी 2। 100% डिसोसिएशन हो, i की वैल्यू क्या हो जाती है, एंड दैट केस देखो हमारा जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, सो व्हाट आई कैन से दैट in that case I can say that देखो i इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 होता है ना। सो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1, इधर से मुझे मिल जाएगा i इक्वल्स टू n। इतनी बात समझ में आई, i इक्वल्स टू n हो गया मतलब देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। मतलब ब्रेक होने पे इस कंपाउंड के 2 ही आयंस बन रहे हैं। तो 2 ही आयंस कैसे बन सकते हैं देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बन जाता है इधर जाके कि हमारा फॉर्मूला मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा, PT ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा, इसके साथ में क्या होगी चीजें वो हम लोग देखते हैं अभी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पे होगा, मैं इसको ना यहाँ पे पूरा लिखा नहीं जाएगा कंपाउंड, इसलिए थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग दिस कंपाउंड, ये समझ लेना। कंपाउंड क्या होगा देखो, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ लिगेंड्स के साथ में होगा यहाँ पे, एंड बाहर कुछ चीजें होगी। मुझे ये पता चलेगा एक आयन तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक और आयन बनना चाहिए। अगर मैं बाहर 2 क्लोरीन लूं, समझिए बात को, तो बाहर अगर मैं 2 क्लोरीन, टोटल 4 क्लोरीन है, उसमें से 2 बाहर ले लूं 2 अंदर ले लूं, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज जब ये आयनाइज होंगे तो 2 क्लोरीन के आयन बनेंगे और इधर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन बनेगा। आयन कितने बन जाएंगे 3, मतलब आयन की वैल्यू आ जाएगी 3, वो नहीं चलेगा। बाहर 3 क्लोरीन ले लो, नहीं चलेगा। बाहर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक ही क्लोरीन लेना पड़ेगा। अगर बाहर क्लोरीन 1 आएगा तो अंदर क्लोरीन कितने आ जाएंगे, 3 आ गए। समझ इस चीज को, बाहर क्लोरीन 1 क्यों लिया, एक आयन ये बन जाएगा, एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन बन जाएगा। टोटल आयन 2 बनेंगे जो मुझे चाहिए, n = 2 चाहिए, ये 2 बन गए। अब बाकी के वाटर मॉलिक्यूल को तो एडजस्ट कर दो। कैसे एडजस्ट कर दो, देखो टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6, ठीक है ना। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में इधर मैंने इसको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना के इसे मैंने H2O3 लिख दिया, एंड यहाँ पे डॉट 3H2O है, ये डॉट Cl के बाद में डॉट 3H2O है। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Are you getting this thing? So this is your final formula of this complex which was given to you. ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली। 2 चैप्टर की बहुत ही अच्छे से फ्यूजन किया गया है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपके कंसेप्ट को बहुत क्लियर कर देते हैं ओवरऑल केमिस्ट्री के। आनी बात समझ में, तो ध्यान में रखनी है ये चीज़ें। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। हम लोग ने 4 टोटल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब मैं क्या करूंगा, देखो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग ने ऑलमोस्ट काफी टाइप के न्यूमेरिकल्स अभी देखे हैं। आगे एक और लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, बट टिल देन व्हाट यू विल डू इज you will solve one exercise which I will be posting with this video। इस वीडियो के साथ में मैं एक असाइनमेंट की तरह एक्सरसाइज पोस्ट करने वाला हूँ। प्लस आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स जो है ना, बिकॉज जेईई मेंस एंड नीट के लिए एनसीईआरटी भी उतनी ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग एंट्रेंस के हिसाब से तो चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बट आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, मेरे जो असाइनमेंट है वो तो सॉल्व कर ही लेना, साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सरसाइज प्लीज अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड आपको जो भी डाउट आए उसको मार्क कर लो, वी विल डिस्कस इट, ठीक है ना। आप मुझे सेंड कर देना, उस हिसाब से वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। बट इट इज योर पार्ट of work now
टू डू दोस क्वेश्चंस। हाँ, ये पक्की बात है 100% आपसे सब क्वेश्चंस हो जाएंगे वंस यू आर थरोली गोइंग थ्रू माय वीडियोस। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है, लेकिन वर्क तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इलस्ट्रेशंस एज वेल एज एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी की, प्लस मैं असाइनमेंट दूंगा एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस का, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। सो दीज ऑल वर्क यू विल डू, doubts you will keep with you and then ask to me on various platforms, and then क्या करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को वीडियो में ही ले लेंगे। जो भी आपके डाउट के क्वेश्चंस आएंगे ना, उन सभी डाउट के क्वेश्चंस को हम लोग वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। सो टिल देन प्लीज कीप वर्किंग हार्ड एंड वर्क सिंसियरली। ये काम आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। प्लीज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो कि हम खुद के भले के लिए काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो किसी को दिखाना नहीं है, अपनी सिंसेरिटी से काम करो। एंड वीडियो को सही से पढ़ने के बाद में नोट्स मेंटेन कर रहे हो आप लोग, आई होप सो, बिकॉज मैं चेक करूंगा, एक एक के चेक करूंगा क्लासेस ओपन होने के बाद में कि आप लोग ने अच्छे से मेंटेन करे हैं कि नहीं करे नोट्स, ठीक है ना। वापस से एक बार प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, आपको वीडियो देखना है, साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं, जो असाइनमेंट्स मैं अपलोड करता हूँ उसको सॉल्व करना है, ढंग से सही से प्रिपेयर करना है वो चीज़ को, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस फिर जो हम लोग टेस्ट लेना शुरू करेंगे इन चैप्टर्स की, वो अच्छे से अपीयर करने हैं। 100% आप अच्छा स्कोर करोगे इन एनी ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर वेदर इट इज जेईई और नीट वंस यू डू दिस प्रोसीजर प्रॉपर्ली। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग एंड be safe at home, take care of yourself as well as your families. Thank you so much.